साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहिस। आप सबको जय श्री राम, जय बालाजी की। आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक मैं डिस्कस कर रहा हूं आज की कक्षा में, जहां हम कुछ नया सीखने वाले हैं कंसर्निंग आर राइट्स इन द प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो हमारे ग्रैंडफादर ने हमारे चाचा जी के नाम पर ख़रीद ली है, अब उस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल डिवीज़न होना है। वो डिवीज़न कैसे होगा और कैसे हमारे राइट्स जो है कानून में सिक्योर रह पाएंगे। साथियों यहाँ पर हमें केस स्टडी लेंगे ताकि चीज़ें समझने में इजी रहे और हम अपने राइट्स को उसके अकॉर्डिंगली जो है एक्सरसाइज कर सकें। क्लियर है आपको? चलिए अब आप एक कॉपी लीजिए, उसमें 3 नाम नोट करने हैं आपको। एक तो है मिस्टर एम, दूसरा है मिस्टर ए और तीसरा है मिस्टर सी। मिस्टर एम ने जो है एक प्रॉपर्टी ख़रीदनी है किसी इंडस्ट्रियल एरिया में। अब उनको डर ये कि ये प्रॉपर्टी मैं ख़रीदूँगा तो मेरे नाम पर जो है ये असेस्ट बोलेगी या कैपिटल बोलेगी, तो अल्टीमेटली क्या ऐसा करें कि बेटर तरीके से जो है प्रॉपर्टी को खरीद सकें और बेटर तरीके से इसका डिस्ट्रीब्यूशन कर सकें। तो उनके माइंड में एक ही थॉट आएगा कि प्रॉपर्टी जो है खरीद दो बड़े बेटे के नाम पे, क्योंकि बड़ा बेटा आज्ञाकारी भी होता है, ऐसी अजम्पशन सोसाइटी में है। तो यूजुअली मिस्टर एम जो है प्रॉपर्टी लेंगे मिस्टर ए के नाम पे, पर यहाँ मिस्टर एम ने ऐसा नहीं करा, क्योंकि मिस्टर ए ने मिस्टर एम को मना करा कि नहीं भाई, अगर प्रॉपर्टी आप मेरे नाम पे लोगे तो छोटे भाई के माइंड में क्या जाएगा कि सब कुछ जो है बड़ा भाई खा गया। तो बोले बात तो ठीक है यार। तो बोले यार फिर तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा? बोले सब हो जाएगा, हमारा आपस में प्रेम है और आज भी प्रेम है। आप तो एक काम करो, ये प्रॉपर्टी जो है मिस्टर बी के नाम ले लो और जो भी हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होगा हम लोग आपस में कर लेंगे। अब जब प्रॉपर्टी उन्होंने परचेज़ करवाई मिस्टर बी को, तो उस समय एक सेटलमेंट डीड भी जो है लिखा ली, पर वो डीड जो है प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं हो पाई। समय बीतता गया, सब कुछ ठीक चला, दोनों भाई साथ साथ व्यापार करने जाते और वापस से जो है घर पे आते और बिल्कुल हंसी खुशी का माहौल था घर में। इन द मीनवाइल क्या हुआ कि मिस्टर ए जो है उनकी डेथ हो गई। अब वो अपने पीछे एक वाइफ छोड़ गए, एक बेटा छोड़ गए। अब प्रॉब्लम ये है कि वाइफ और बेटा जो है शर्म के मारे मिस्टर बी को नहीं कह पा रहे कि प्रॉपर्टी में हिस्सा दो। अब मिस्टर बी भी जो है हिस्सा देना चाहते हैं, बट मिस्टर बी की ऐसी नीयत नहीं कि इस प्रॉपर्टी में जो है हम एक प्रॉपर हिस्सा करें। वो टर्म टोली करे जा रहे हैं, तो जिससे एग्रीव्ड है मिस्टर ए की वाइफ और उनका बेटा। अब वो करें क्या, किस तरह से प्रॉपर्टी में राइट सिक्योर करें। अब होता क्या कि लड़ाइयाँ इतनी बढ़ती है कि वो जाते हैं किसी एडवोकेट के पास में। अब एडवोकेट बोलता है कि तुम लोग जो है केस कर लो पार्टीशन का। मतलब कुल मिला के यहाँ पर एडवोकेट ने उनको समझाने की बजाय उनको ऐसे जंजाल में डाल दिया कि वो लड़ रहे हैं कुत्ते बिल्ली की तरह कोर्ट में जाके। वो उस पर आरोप लगा रहा है, वो उस पर आरोप लगा रहा है, और बात इतनी बढ़ गई कि जो मिस्टर ए का बेटा है शिकायत डाल रहा है इनकम टैक्स में जाके, ये शिकायत डाल रहा है ईडी के अंदर कि जो आदमी जिसका इनकम नहीं है, घर बैठा है लंबे टाइम से, और जो बैंकों में लिख के दे चुका कि मैं बिल्कुल फोकटिया हो चुका हूँ, मैं बैंकरप्ट हो चुका हूँ, अल्टीमेटली मेरे पास पैसे नहीं है, वो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी को एज एन कैपिटल कैसे होल्ड कर सकता है। पर साथियों, ऐसा ऑप्शन लेने की बजाय अगर प्रैक्टिकल समाधान निकाल लिया होता मिस्टर बी ने, तो इतनी दुविधा नहीं आती। वो समाधान क्या है वो उनको समझाया गया बाद में, पर जो स्टोरी बिहाइंड द बार्स है वो क्या है वो आपको मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। यहाँ पर मिस्टर बी ने क्या करा कि जब उनको प्रॉपर एडवाइस मिला तो उन्होंने बनाया एक फैमिली सेटलमेंट डीड। एक प्रॉपर डीड बनी जिसमें जो वो प्रॉपर्टी थी उसका उन्होंने प्रॉपर जो है बाइफर्कुलेशन कर लिया कि ये तो हिस्सा जो है मेरे बड़े भाई की पत्नी का है और उनके बेटे का है, और ये हिस्सा जो है मेरा और मेरे बच्चों का है। उसके बाद क्या हुआ कि वो किसी जो एक लोकल होते हैं ना आर्किटेक्ट, उनके पास में गए और नक्शा भी उन्होंने बनवा लिया कि भाई ये हिस्सा जो लाल वाला है वो मेरे बड़े भाई की वाइफ और उनके बेटे का है, और जो ये पीला हिस्सा है ये मेरा और ये मेरे बच्चों का है। अब इसी बीच क्या हुआ कि एक छोटा सा झोल जो है पैदा कर दिया मिस्टर बी के बड़े बेटे ने, जिसका नाम है मिस्टर टी। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को हिस्सा देना नहीं चाहता हूँ, तो कुछ ऐसे मैनिपुलेशंस कर सकते हैं कि बहन को हिस्सा नहीं मिले। तो उसको समझाया गया भाई ऐसा नहीं होता है, अगर तुम ऐसा करोगे तो पहली बात तो ये फॉर्जरी है, इसमें आजीवन कारावास तक सज़ा हो सकती है, क्योंकि अगर आपने किसी का क्लेम खा लिया तो ये बड़ा क्राइम है। अगर मिस के को क्लेम आपको नहीं देना तो उसके 2 रास्ते हैं कि मिस के जो है वो नहीं रहे और उसकी मैरिज नहीं, या मिस के जो है वॉलंटरली अपना ये राइट जो है त्याग दे। अगर ऐसा नहीं है तो गंभीर परिणाम जो है मिस्टर टी को और मिस्टर बी को जो है वहाँ भुगतने पड़ सकते हैं, पर उन्होंने ऐसा नहीं करा। सिस्टमेटिक डिविजन्स जो है यहाँ पर चल रहा था। उसके बाद जो भी इंडस्ट्रियल एरिया में प्रॉपर्टी थी उस पर जो भी ड्यूज थे उसको क्लियर किया गया। उसके बाद जो सेटलमेंट डीड थी जो कि 500 रुपये के स्टैम्प पर लिखी गई, उसको प्रॉपर जो है नोटराइज कराया गया। उसके बाद उसको सबमिट कर दिया गया। तो रिको के जानकारी में या उस इंडस्ट्रियल एरिया की जानकारी में इफेक्ट आ गया कि इस प्रॉपर्टी का प्रैक्टिकल डिवीजन हो चुका है। ये जो मालिक इस हिस्से का है वो मिस्टर ए की पत्नी और उसका बच्चा है,
और जो ये येलो हिस्सा है उसका मालिक मिस्टर बी और उसका बड़ा बेटा मिस्टर टी और उसकी बेटी मिस के है। क्लियर हो गया? इससे क्या हुआ कि समाधान इजीली हो गया और आज परिवार जो है हंस खेल रहा है। कोई भी वार त्योहार है उसमें बैठकर जो है उसको एंजॉय करते हैं और साथ साथ जो है आज भी रह रहे हैं। तो कहने की बात यह कि एक गलत डिसीजन आपके परिवार को तबाह कर सकता है, आपकी परिवार की संपत्तियों को डिस्प्यूट में डाल सकता है। पर यही अगर समझदारी से काम किया जाए और एक प्रॉपर सेटलमेंट डीड लिख के उसको ईजी वे में जो है वर्कआउट किया जाए तो कोई बड़ा खर्चा नहीं है, हमें किसी वकील के पास में नहीं जाना और सिंपल चीज़ें करके हम उसको वर्कआउट कर सकते हैं। तो कितना उनका फ़ायदा हो गया। अब साथियों यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात आप नोट कर लीजिए, मिस्टर ए के बच्चे को और उसकी वाइफ को जो है क्या फ़ायदा हुआ। जो ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिक हुई उस पार्टीशन डीड के तहत, उस सिनेरियो में उसने उस प्रॉपर्टी को जो है शो कर दिया अपने रिटर्न के अंदर और उसको कैपिटल का पार्ट बना दिया। तो अल्टीमेटली वो उनकी बुक्स में जो है रिफ्लेक्ट हो गई। तो अब उसके दो फायदे हुए कि भविष्य में कभी ना कभी डिस्प्यूट हो भी गया तो वो डॉक्यूमेंट्री बेसिस पर डिस्प्यूट सॉल्व करने की स्थिति में रहेंगे और बच्चों के बीच भी कोई वैर भावना, कोई लड़ने की भावना जो है नहीं रहेगी और एक अच्छा सॉल्यूशन जो है दिखाई देता है। तो कुल मिला के अगर आप भी इसी समस्या से गुजर रहे हैं तो लड़ने की बजाय, आलतू फालतू काम करने की बजाय एक ढंग से चल लोगे, डॉक्यूमेंट सिंपल तरीके से लिख लोगे और विश्वास करते हुए लिखोगे कि बिल्कुल सही लिखे जा रहे हैं, कोई ट्रबल नहीं है और उसको लीगल जामा जो है पहना दोगे तो वहाँ हमें कोई भी दिक्कत नहीं आनी है। तो आज एक छोटी सी कहानी है पर यह कहानी हर घर में है। तो इसलिए सबसे निवेदन है मेरा कि अगर आपके बच्चे हैं तो डिवीज़न अपने जीवन काल में कर जाओ। अगर नहीं करोगे तो वो लड़ेंगे और एक दूसरे की जो है कब्र खोदने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। पर उसका फ़ायदा उनको क्या हो रहा है, आपकी प्रॉपर्टी बर्बाद हो रही है और फिर उनके बाद उनके बच्चे लड़ते रहेंगे। तो क्या आप चाहते हो ऐसा हो? नहीं चाहते हो ना। तो कोशिश ये करें कि अपने रहते हुए आप डिविजन्स कर जाएं और अगर वो नहीं कर पा रहे तो आप लोग समझ कर बैठ कर अपनी प्रॉपर्टीज़ का प्रॉपर डिविजन्स कर लें बाय द वे ऑफ सेटलमेंट डीड। इसमें मात्र खर्चा है 500 से 1000 रुपये के बीच में, कोई विशेष खर्चा नहीं है। क्योंकि वो भी इसलिए होता है कि इसमें स्टैम्प आते हैं और जो एक्स्ट्रा सरचार्ज है वो पे करने पड़ते हैं और कुछ भी नहीं इसके अलावा। और इसके अलावा आप एक अपॉइंट करेंगे आर्किटेक्ट जो मौके बाके इंस्पेक्शन करेगा, नापचोक करेगा और एरिया स्पेसिफिक करेगा तो वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं आएगी और उसका भी मामूली खर्चा है 1000 रुपये से लेकर 1500 के बीच में। तो ये मोटी मोटी चीज़ें हैं, उसको आप वर्कआउट करते हुए फ़ायदा जो है लाखों रुपए का ले सकते हैं और जो प्रॉपर्टी है उसको अल्टीमेटली बना के कैपिटल बैंक से कभी लोन लेना हो, उस पर ओडी क्रिएट करनी हो, वो भी कर सकते हैं। पर सब कुछ जायज़ करें, डॉक्यूमेंट लीगल बनाएं और लीगल वर्कआउट करते हुए जो हायर अथॉरिटीज़ हैं उनको प्रॉपर्ली जो है वो इंटीग्रेट करें। तो साथियों ये है लीगल जानकारी। अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं भाई अगले टॉपिक के साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।